हिंदुस्तानियों टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम सौदागर सुलेमान के साथ चीन में थे। 1200 साल पुराने चीन को देख समझ रहे थे। अभी 2-3 एपिसोड और रहेंगे चीन में। आखिर बहुत बड़ा भी तो है चीन। फिर चलेंगे श्रीलंका और तब लौटेंगे भारत भ्रमण के लिए। तो सौदागर सुलेमान के साथ सफ़र के लिए आप तैयार हैं ना? कमर कस लीजिए। ये सफ़र बहुत रोचक, रोमांचक और नई नई जानकारियों से भरपूर होने वाला है। सफ़र शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तैयारी के दौरान सुलेमान से आपका छोटा सा तारुफ करा दूं। सोने की चिड़िया विश्व गुरु भारत में तमाम देशों के यात्री आए। यूनानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी वगैरह। अल-बरूनी और इब्न बतूता जैसे बहुत से मुसलमान सफरी भी यहाँ आए। इन्होंने अपने ट्रैवलॉग लिखे, मशहूर भी हुए। पर वो जो इन यात्रा विवरणों में सबसे प्राचीन समझा जाता है वो सुलेमान सौदागर का यात्रा विवरण है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियन मोहम्मदन पीरियड के 8 भाग हैं, जिसको इलियट ने लिखा है और डॉसन ने संपादित किया है। इसके पहले ही भाग में सुलेमान का उल्लेख है और इसमें माना गया है कि सौदागर सुलेमान का यात्रा विवरण किसी भी मुसलमान का सबसे पहला प्राचीन यात्रा विवरण है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने भी साबित किया है कि भारत आने वाला पहला मुसलमान यात्री सुलेमान ही था, जिस भारत में ही भ्रमण नहीं किया बल्कि चीन का भी चक्कर काटा था। उसके इस सफर के बारे में कम ही लोगों को पता है और अब आप भी जान जाएंगे। तो चलिए ये बताते हुए कि इसके पिछले सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और ये गुजारिश करते हुए कि आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये सफर शुरू कर। सुलेमान लिखता है, चीन में मैं खूब घूमा। ये वाकई बहुत बड़ा देश है। कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े शहरों की संख्या 200 से भी अधिक है। छोटे शहर तो इससे कई गुना ज्यादा। इस शहरों का प्रबंध भी बहुत बढ़िया है। हर प्रधान नगर में एक हाकिम तथा एक विशेष अधिकारी होता है, उसके नीचे एक अधिकारी, तब कर्मचारी। प्रधान नगर के अधीन बहुत से छोटे छोटे नगर आते हैं। खानफू एक प्रधान नगर है। वहां बड़ा बंदरगाह है। बाहर से आए जहाज वहां लंगर डालते हैं। खानफू के अधीन भी छोटे छोटे और नगर हैं। खानफू में मैंने एक जगह बड़ी सजी हुई सुंदर सी तुरही रखी देखी। चीन देश में वो शहर वाकई प्रधान शहर होता है जहां कहीं ऐसी बड़ी बड़ी तुरहियां रखी होती हैं। यह एक तरह का बाजा होता है, लेकिन मामूली तुरहियों से बहुत बड़ा। इसका मुख्य भाग इतना मोटा होता है कि दोनों हाथों से ही पकड़ा जा सकता है। ये तुरहियां बाहर की ओर चीनी मिट्टी से रंगी होती हैं। इसकी लंबाई 3 या 4 हाथ की होती है। मुंह का सिरा इतना पतला होता है कि बजाने वाले के मुंह में आसानी से आ जाता है। नगर में 4 मुख्य द्वार होते हैं। प्रत्येक फाटक के ऊपर 5 तुरहियां होती हैं। ये रात और दिन को बिल्कुल सही और निश्चित समय पर बजाई जाती हैं। इनके अलावा प्रधान नगर में 10 बड़े बड़े ढोल भी तुरहियों के साथ होते हैं, जिन्हें बड़े बड़े कड़ियल आदमी बजाते हैं। इन ढोल और तुरहियों की आवाज़ लगभग 1 मील तक तो साफ साफ पहुंचती है। इन बाजों को बजाए जाने की वजह यह है कि इससे राजा की ओर प्रजा की भक्ति समझी जाए और साथ ही साथ लोगों को रात और दिन के समय का ठीक ठीक पता चल सके। समय को जानने के लिए चीनी लोग चिन्हों, निशानों और वजन से काम लेते हैं। इसके अलावा उनके पास ऐसी छोटी घड़ियां भी होती हैं जिसमें समय के निशान बने होते हैं और वजन से चलती हैं। रेत, पानी और इस तरह के कई इंतजाम से ये अपनी घड़ियां चलाते हैं। चीन में पैसे से लेन देन होता है। सामान का आपसी लेन देन कम ही देखा गया है। सिक्कों के खजाने आमतौर पर अमीरों के पास भी वैसे ही हैं जैसे बादशाहों के पास। जिस तरह के सिक्के इनके वहां चलते हैं उसे छोड़कर और कोई मुद्रा यहां नहीं चलती। कोई पैसा, कोई सिक्का दूसरा यहां नहीं चलता। यहां का मूलधन पैसा ही है और इसी का चलन है। मोती, सोने, चांदी, मोती, रेशम की कुछ कमी नहीं है, इसलिए इसके बदल यहां कम ही दिखा। चीनी देश में हाथी दांत, लोबान, तांबे के डले, कछुए के पीठ की हड्डियां जैसी कई चीजें बाहर से आती हैं। वे इससे पटके या कमरबंद सजाते हैं। हाथी दांत तो यहां इसलिए भी बाहर से आता है क्योंकि यहां हाथी शायद ही देखने को मिले। यहां घोड़े, अरबी घोड़े तो नहीं हैं। अच्छी नस्ल के घोड़े थोड़े कम ही हैं यहाँ, लेकिन दूसरी जातियों के घोड़े यहाँ खूब हैं।
गधे और ऊंट की तो बात ही क्या है, यहाँ के ऊंट पीठ पर 2 कुबड़ वाले होते हैं। चीन में एक खास तरह की मिट्टी पाई जाती है। वो इतनी बढ़िया होती है कि इसके बनाए बर्तन, खास तौर से प्याले, शीशे के पतले प्याले जैसे लगे। इस मिट्टी से प्याले बनाने की कला में चीनी लोग बहुत माहिर हैं। ये ऐसे प्याले बनाते हैं कि प्यालों से पानी बाहर से साफ झलकता दिखाई पड़ता है, हालांकि वो मिट्टी के होते हैं। चीन में जब कोई मर जाता है तो उसको उस समय तक नहीं दफनाते जब तक कि अगले साल वो दिन नहीं आ जाता जिस दिन वो मरा था। इस बीच मरने वाले को एक टिकठी या अर्थी सी बनाकर उस पर लिटाकर घर में ही रखते हैं। घर के कोने में लिटाए मृतक पर वो लोग चूना डाल देते हैं। ऐसे में शव से निकला पानी सूख जाता है और वो पूरे साल भर ठीक से बना रहता है। अमीर उमरा को मुसव्वर में रखते हैं। ये काले रंग की एक कड़वी चीज़ होती है, रसायन होता है जो कई रोगों में बहुत काम की होती है। बादशाहों के शव को रखने के लिए इसमें कपूर भी मिलाते हैं। चीनी लोग मरने वाले के शोक में सुबह शाम जब भी समय मिले पूरे 3 साल तक रोते हैं। परिजनों में जो नहीं रोता उसकी खबर डंडे से ली जाती है। पुरुष हो या औरत, किसी के साथ इस मामले में कोई रियायत नहीं की जाती। सगे संबंधियों में से जो कोई नहीं रोता उसे लोग तरह तरह के ताने देकर उसका जीना दूभर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि यह हृदयहीन है, इसे अपने ही के मरने का कोई गम नहीं है। लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं। जिस प्रकार अरब निवासी मुर्दे को कब्र के कोने हिस्से में रख करके गाड़ते हैं, उसी तरह ये लोग भी करते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि मरने के बाद भी मृतक सचमुच खाया पिया भी करता है। इसके चलते मृतक के लिए वो भोजन पकाते हैं और उसे भोजन देने भी जाते हैं। उसका भोजन बंद नहीं किया जाता है। जब तक मृतक इनके घरों में रहता है, रोना और उसको भोजन देना निरंतर जारी रहता है। घर के कोने में या दफनाए जा चुके मृतक के पास वो भोजन रात में तो अवश्य रख दिया करते हैं। रात में रखा भोजन जब सुबह बाकी नहीं रहता, कम हो जाता है, तब लोग यही कहते हैं कि ज़रूर मृतक ने भोजन किया है और वह उसे पसंद आया है। चीन में लोग अपने परिजनों की मौत के चलते कंगाल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास 1 पैसा भी बाकी नहीं रह जाता। बादशाहों की मौत पर यह दस्तूर था कि मरने वाले राजा को शानदार कपड़े पहनाकर, बेशकीमती गहने जवाहरात से सजाकर और सोने के मुकुट के साथ दफन करते। इसके साथ इनके इस्तेमाल की कुछ कीमती चीज़ें भी रख देते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ अमीर उमरा या बादशाहों राजाओं की कब्रों को खोदकर उनके साथ की कीमती चीज़ें निकाल ले जाने की खबरें आम हो चली थी। तो सफ़र जारी है। अगले एपिसोड में भी हम सफरी सुलेमान सौदागर के साथ चीन में रहेंगे और जानेंगे कि 1200 बरस पहले चीन क्यों डरता था भारत से और चीन की नगर और न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो इस रोचक सफ़र में साथ होने के लिए रहिए तैयार। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली बार। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। संजय श्रीवास्तव का स्वीकारिए नमस्कार। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।